नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट आईसीयू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरीश चौहान। बात कर रहे थे हम वेंटिलेटर की। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं चैनल में जाके। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेंटिलेटर पार्ट 3। पहले पार्ट में हमने वेंटिलेटर के भागों के बारे में जाना था। वेंटिलेटर में क्या क्या होता है, वेंटी सर्किट होती है, HEPA फिल्टर होता है, ऑक्सीजन लाइन होती है, ऑन ऑफ होता है, कंप्रेसर गैस कैसे क्या होता है, वो हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था। दूसरे पार्ट में हमने मोड डिस्कस किए थे। इसे मोड IPPV मोड डिस्कस किया था, SIM भी डिस्कस किया था, बाईपेप डिस्कस किया था और CPAP डिस्कस किया था। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, बाकी आप पिछले पार्ट 2 में जाके देख सकते हैं। IPPV में वेंटिलेटर नॉट अलाउ एनी ब्रीथ। वेंटिलेटर इस मोड में पेशेंट को कोई भी ब्रीथ अलाउ नहीं करता है। सारी की सारी प्रीसेट वॉल्यूम जो होती हैं वो सारा वेंटिलेटर कंट्रोल में रहता है। इसके लिए पेशेंट सेडेट होना चाहिए, सेडेट या पैरालाइज रहना चाहिए, ताकि वो कोई भी फोर्स पैदा ना करे और कोई भी लंग इंजरी ना हो। SIM मोड में इसमें अलाउ पेशेंट ब्रीथ, पेशेंट की ब्रीथ भी अलाउ करेगा। अगर पेशेंट नहीं लेता है तो फिर वेंटिलेटर अपना जो भी हमने प्रीसेट जो कर रखी है उसी पे वेंटिलेट करेगा। बाईपेप में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। ब्रीथ पेशेंट की खुद की होती है, इट साउंड। पेशेंट खुद की ब्रीथ करता है, खाली एक सपोर्ट उसको दी जाती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। CO2 रिमूवल के लिए ये भी काफ़ी अच्छा है। इसको इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव दोनों तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है, बाईपेप और CPAP को, जैसा कि पहले बता दिया था हमने। जैसे CPAP होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, तो ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम पार्ट 2 में। इसको दोबारा थोड़ा थोड़ा बता दिया है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक यानी कि लंग्स फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। लंग्स का फंक्शन क्या है? लंग्स का फंक्शन है O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना। इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स और एक्सपायरेशन में CO2 को निकालते हैं। ठीक है, O2 इनसाइड एंड CO2 आउटसाइड, दो ही काम है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं वेंटिलेशन। पहले सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम बता चुके हैं दो प्रकार के वेंटिलेशन होते हैं, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो बिना किसी सपोर्ट के हम ब्रीथ करते हैं उसको नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहते हैं, क्योंकि लंग्स में एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया जाता है ताकि O2 अंदर आ सके, उसको नेगेटिव बोलते हैं। और जब किसी बाहर से किसी बाईपेप CPAP या कोई ट्यूब डाल के अंदर से प्रेशर के द्वारा, वेंटिलेटर के द्वारा प्रेशर के द्वारा दिया जाता है, उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहते हैं। दो प्रकार के वेंटिलेशन में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो दो फंक्शन हो गए लंग्स के, O2 इनसाइड, CO2 आउटसाइड, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, दो फंक्शन हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम भी इन्हीं दोनों में आनी है। प्रॉब्लम जो है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, प्रॉब्लम्स भी इन दोनों में ही आनी है। एक के कम होने से हाइपोक्सिया क्रिएट होगा, अगर अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा या किसी प्रकार की कोई और रेस्पिरेटरी कंडीशन होगी तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, तो हाइपोक्सिया क्रिएट होगी, प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम 2 होगी किसी कारण, CO2 के कारण। CO2 कारण क्या होगा कि हाइपर कैप्निक पेशेंट हो सकता है और CO2
रिटेंशन कर सकता है। ठीक है, तो दो फंक्शन थे, O2 इनसाइड CO2 आउटसाइड, दोनों के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर O2 सही से नहीं हो पाया तो हाइपोक्सिया, और अगर CO2 सही से पास आउट नहीं हो पाया तो CO2 रिटेंशन। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब दो प्रकार के रेस्पिरेटरी कंडीशन होती हैं। रेस्पिरेटरी कंडीशन, दो प्रकार की रेस्पिरेटरी कंडीशन होती हैं, या कह सकते हैं फेलियर। जैसे कि टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर और टाइप 2। टाइप 1 यानी कि O2 अंदर नहीं जा रही, किसी भी कारण से O2 अंदर नहीं जा पा रही। कोई COPD हो सकता है, कोई ARDS हो सकता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन जितनी भी डिजीज़ हैं वो हो सकता है, जिनके कारण प्रॉपर जो ऑक्सीजनेशन है वो नहीं हो पा रहा है, उसको बोलते हैं टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। इसके अलावा टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर यानी CO2 को बाहर नहीं निकाल पाते, यानी वॉश आउट नहीं कर पाते CO2 को। से कोई भी रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे बनती है, कोई भी रेस्पिरेटर डिजीज़ बनती है, तो जल्दी जल्दी सांस लेता है पेशेंट, लेने की जल्दी कोशिश करता है, बहुत सारी O2 अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन वो CO2 को बाहर नहीं निकाल पाता और CO2 रिटेंशन हो जाता है। उसको बोलते हैं टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, CO2 को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसमें सारे आपके जो भी है जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो गया, कोई भी फाइब्रोसिस हो गया, ये सब कंडीशन इसमें हो सकती है। और जितने भी सारे के ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं उसकी वजह से O2 नहीं अंदर आ पाता है, उसको बोलते हैं टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, तो जब भी किसी प्रकार की कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन बनती है, वेंटिलेटर प्रयोग में लेते हैं। तो वेंटिलेटर को प्रयोग करने के लिए मैंने बताया था आपको इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। अगर नॉन इन्वेसिव से काम चल सकता है तो पहले नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यूज़ किया जाता है, अगर उसके अनुसार कंडीशन होती है तो। मास्क द्वारा एक टाइट सील मास्क होना चाहिए, उसके द्वारा बाईपेप या सीपेप यूज़ करके वेंटिलेशन किया जा सकता है। अगर नहीं किसी कारण से हो पाता है तो फिर हम इन्वेसिव वेंटिलेशन करते हैं। एक इस तरीके की ट्यूब होती है, इस तरीके की कुछ ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं ET ट्यूब। ये अलग अलग साइज़ में आती है, इस वजह से नंबर की मार्किंग होती है, अलग अलग साइज़ में ये ट्यूब आती है। इसको जो है एंडोट्रेकियल में डाला जाता है, यहाँ से इसमें वेंटिलेटर कनेक्ट किया जाता है। वेंटिलेटर सर्किट जैसे मैंने आपको कल बताया था, वो वेंटिलेटर सर्किट इसमें लगाई जाती है। ठीक है, जैसे ये विंड पाइप हो गया, यहाँ तक ऐसे लंग्स हो गए। ठीक है, ऐसे करके वेंटिलेशन किया जाता है। ET ट्यूब हो गया। इसके अलावा ट्रेकोस्टमी होता है, ट्रेकोस्टमी से कर सकते हैं। ट्रेकोस्टमी जो यहाँ पर ऐसे गले में एक छेद बना के, गले में छेद बना के और एयरवे में एक लगा दी जाती है ट्यूब, उसको ट्रेकोस्टमी ट्यूब बोलते हैं, TT। उसके द्वारा भी वेंटिलेशन, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर वेंटिलेशन करते क्यों हैं, वेंटिलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वेंटिलेशन की ज़रूरत जो है सबसे पहले किस चीज़ के लिए होनी चाहिए? लंग प्रोटेक्शन। सबसे पहले इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, लंग प्रोटेक्शन का। ऑक्सीजनेशन भी मेन है, लेकिन सबसे पहले लंग प्रोटेक्शन। अगर किसी कारण से आपने इस तरीके से आपने वेंटिलेट किया है पेशेंट को और लंग इंजरी हो गई, तो फिर ऑक्सीजनेशन का कोई फ़ायदा नहीं रहता। सबसे पहले आप लंग्स का ध्यान रखेंगे, लंग्स प्रोटेक्शन करेंगे,
उसके बाद आप ऑक्सीजनेशन का ध्यान रखेंगे। तो लंग्स प्रोटेक्शन एक मेन इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि वेंटिलेटर पेशेंट जाने के बाद एम्फाइसीमा हो गया, न्यूमोथोरक्स हो गया, ये सब कंडीशन बन जाती हैं। तो सबसे पहले मोड, अगर कोई पेशेंट आपके पास कोई आता है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करके पेशेंट आता है, आपको नहीं पता कि उसको क्या रेस्पिरेटरी कंडीशन है, तो सबसे पहले आप कौन सा मोड स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट जो मोड है वो आप स्टार्ट करेंगे ACMV वॉल्यूम कंट्रोल, असिस्ट कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन वॉल्यूम कंट्रोल मोड पर आप डालेंगे। फर्स्ट ये मोड है, ठीक है। हमारा एम क्या रहेगा? एम हमारा रहेगा रिड्यूस वर्क ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। अपने पास पेशेंट आया, अनकॉन्शियस है, हमने उसको इंट्यूबेट किया और इसके बाद जब वो अपना ब्रीदिंग स्टार्ट, थोड़ा बहुत ब्रीदिंग अपना करता है, स्टार्ट करता है, तो फिर हमें उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग रिड्यूस करना चाहिए ताकि वो कोई फोर्स पैदा ना करे और पेशेंट को प्रॉपर सडेशन या पैरालाइज होना चाहिए ताकि वेंटिलेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। अब यहाँ से आगे मेन जो आपको 12 पॉइंट्स में डिस्कशन अपना आगे चलेगा और यही हमेशा आपको ज़िंदगी भर याद रखने हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कहीं भी आपको वेंटिलेटर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है, ठीक है। तो हमको वेंटिलेटर की 4 बटन ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत सारी बटन्स होती हैं, मेनली आपको 4 बटन ध्यान रखनी है। मुझे केवल 4 बटन ही याद हैं। जैसे सबसे पहली होगी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम मैंने आपको पिछली पार्ट में बताया था टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। दूसरा हो गया आपका रेस्पिरेशन रेट। तीसरा आपका हो गया पीक फ्लो रेट, ठीक है। इसके अलावा आपका हो गया FiO2 और पीप। मैंने 4 ही बताए आपको, आप गिनती में 5 गिन रहे होंगे। FiO2 और पीप को आप एक ही मानिए, दोनों को एक साथ ही करते हैं, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम हो गई, रेस्पिरेशन रेट हो गया, पीक फ्लो रेट हो गया, पीप हो गई और ये FiO2 हो गया, ठीक। ये अपनी 4 बटन है, इन्हीं से हम सारा मामला सेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब जो हमारे गोल्स हैं वो गोल्स क्या रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रहेगा अपना लंग प्रोटेक्शन। मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो है अपना हम लंग्स प्रोटेक्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये अपना पहला बटन हो गया टाइडल वॉल्यूम, RR दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया अपना PFR पीक फ्लो रेट और चौथा हो गया अपना FiO2 पीप, ठीक है। ये अपनी 4 बटन है, इन्हीं से हमें सारी सेटिंग करनी है। इसके अलावा हमारे गोल्स क्या रहेंगे? 4 गोल्स रहेंगे अपने। सबसे मैंने अभी बताया था, वो सबसे पहला रहना चाहिए माइंड में लंग प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या कारण बन सकता है? उसको हम CO2 रिमूवल। लंग प्रोटेक्शन हो गया, CO2 रिमूवल हो गया। इसके बाद आता है पेशेंट कंफर्ट। ये भी ज़रूरी है। अगर पेशेंट कंफर्ट नहीं रहता है, सेडेट नहीं रहता है, पैरालाइज नहीं रहता है, तो वो फोर्स पैदा करेगा, वर्क ऑफ ब्रीदिंग उसका बढ़ेगा और जो कि लंग इंजरी पैदा कर सकता है, पेशेंट को नुकसान कर सकता है, ठीक। इसके बाद हो गया अपना सबसे लास्ट ऑक्सीजनेशन। 4 बटन्स हो गए, 4 गोल्स हो गए। सब किस बटन को कौन क्या करेगा वो मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। तो लंग्स प्रोटेक्शन की बटन है टाइडल वॉल्यूम। लंग्स जो प्रोटेक्ट करेगी वो बटन है टाइडल वॉल्यूम। अगर आपने किसी पेशेंट को टाइडल वॉल्यूम लिमिट से ज़्यादा दे दिया तो उस पेशेंट को एम्फाइसीमा हो सकता है,
न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, कोई भी लंग इंजरी उसको हो सकती है। टाइडल वॉल्यूम आपको लिमिट में ही सेट करनी चाहिए, जिसकी एक वैल्यू होती है। टाइडल वॉल्यूम जो है 8 ml पर केजी होनी चाहिए लगभग। 8 ml पर केजी बॉडी के हिसाब से आप पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप करेंगे तो आपकी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम वेट निकल के आ जाएगी। मान के चलिए 60 केजी का पेशेंट है तो 48 ml टाइडल वॉल्यूम दे सकते हैं उसको। अगर इससे ज़्यादा जाती है टाइडल वॉल्यूम तो लंग इंजरी पेशेंट को हो सकती है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम अपना हो गया। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि एक पेशेंट मेरे पास आया है, उसका वेट है 200 kg, तो अब उसका टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? एज मान के चलिए आपकी 60 एज है, 50 मान के चलिए 50 एज है, 200 kg उसका वेट है, तो अब उसकी टाइडल वॉल्यूम कितनी होगी? इस फार्मूला को आप देखेंगे तो 8 2 जा 16 यानी लगभग 1600 ml की आप मान के चलिए पूरा लंग्स इंजरी, उसको अच्छी खासी लंग्स इंजरी हो जाएगी। तो अब ये फार्मूला काम क्यों नहीं कर रहा? फार्मूला काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भगवान ने जो हमारे लंग्स बनाए थे वो 50 साल के हिसाब से ही बनाए थे, ना कि 200 किलो के हिसाब से। एक आइडियल बॉडी वेट, ये नॉट एक्चुअल वेट, आपको एक्चुअल वेट पे नहीं जाना है, एक आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही सेट करनी है कि 50 साल की उम्र के हिसाब से एक स्वस्थ व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए। आपका अगर वजन बढ़ता है तो आपके लंग्स नहीं बढ़ते हैं कि आपके लंग्स बढ़ जाएं। वजन आपको 200 किलो है तो 200 किलो के हिसाब से आपके लंग्स नहीं होंगे, लंग्स आपके उतने ही रहेंगे, किडनी आपकी उतनी ही रहेगी, लीवर आपका उतना ही रहेगा, तो आपके वो ऑर्गन्स नहीं बढ़ जाते हैं, आपका वेट भले ही बढ़ जाए। तो इसलिए हम आइडियल बॉडी वेट लेके चलेंगे। 50 साल के हिसाब से लगभग 65 kg वेट होना चाहिए, उसके हिसाब से ये टाइडल वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम हो गया। इसके अलावा मान के चलिए अपने पास कोई पेशेंट आया है जिसका सीटी हमने देखा, सीटी में उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, ज़्यादा डायग्राम अच्छा नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये उसका लंग्स का सीटी स्कैन है, जिसमें ये इतना हिस्सा जो है आप जानते हो, जैसे जितना हिस्सा काला हो जाता है उतने हिस्से में एयर होती है, और जो हिस्सा उसमें सफ़ेद आता है सीटी स्कैन में या एक्सरे में, उसमें एयर एंट्री नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक पेशेंट के लंग्स हैं, ये एक ARDS का पेशेंट है, उसका सीटी स्कैन है। तो इतने एरिया में जो है एयर एंट्री हो रही, इतने एरिया में पस भरा है, कोई मवाद भरा है या कोई पानी है, कुछ भी भरा हो सकता है, इसमें कोई बैक्टीरिया भरे हुए हैं, यानी कि ये वाला जो इतना लंग्स है, जो अलवेलाई हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, ये बिल्कुल ब्लॉक हैं, इतना एरिया नहीं काम कर रहा है। तो हम जो टाइडल वॉल्यूम इनको सेट करेंगे वो इस एरिया के हिसाब से सेट करेंगे, ना कि पूरे लंग्स के हिसाब से। चाहे इनकी एज 50 भले ही हो, लेकिन इनको जो है वो 400-500 का ml का टाइडल वॉल्यूम नहीं दिया जाएगा। आप यकीन मानो, अगर आप इतना सेट कर देते हैं और इस पेशेंट को ये दिक्कत होती है तो 100% लंग्स इंजरी होगी ही होगी। तो हम जो सेट करेंगे, ये लगभग आधा लंग्स ख़राब है तो हम आधे के हिसाब से ही टाइडल वॉल्यूम सेट करेंगे। मान लीजिए अगर उसका 500 है, 500 अगर टाइडल वॉल्यूम उसका निकल के आता है तो हम उसको 250 से 300 ही टाइडल वॉल्यूम देंगे। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा, इनको जो है इस प्रकार के लंग्स को जो है बेबी लंग्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में भी आ चुका है कि बेबी लंग्स क्या होते हैं। तो इस प्रकार के जो लंग्स होते हैं उनको बेबी लंग्स बोलते हैं, क्योंकि इन पर टाइडल वॉल्यूम जो बच्चों में जो सेट करते हैं उसी के हिसाब से इसमें भी सेट की जाती है। तो ये टाइडल वॉल्यूम का आपका हो गया। तो अगर लंग प्रोटेक्शन का हमको देखना है तो हमको टाइडल वॉल्यूम सीखना चाहिए, अगर हमें लंग्स प्रोटेक्शन करना है तो। अब लंग्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो अब हम देखेंगे कैसे। तो इसके लिए वेंटिलेटर में एक बटन होती है, मैं अगले पार्ट्स में पूरा वेंटिलेटर आपको चला के एक एक चीज़ बता के कहाँ क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा इसमें राइटिंग में देख लेते हैं, फिर आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल अगले पार्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लंग प्रोटेक्शन का हम देखें किससे। पी प्लेटू प्रेशर एक होता है,
ठीक, इस प्रेशर के द्वारा हम देखेंगे। हर एक वेंटिलेटर में एक बटन होती है, आप चेक करिएगा अपने अपने, आपके पास कोई वेंटिलेटर हो। इंस्पायरेशन होल्ड, इंस्पायरेशन होल्ड की एक बटन हर वेंटिलेटर में होती ही होती है। इंस्पायरेशन होल्ड वाली बटन को आपको 2 सेकंड तक प्रेस करना है। 2 सेकंड तक जब आप प्रेस करेंगे तो वेंटिलेटर में आपका प्लेटू प्रेशर आ जाएगा। नॉर्मल प्लेटू प्रेशर होता है 30। अगर प्लेटू प्रेशर 30 से ऊपर जा रहा है यानी कि आपके लंग प्रोटेक्शन नहीं है, लंग प्रोटेक्टिव नहीं है। ठीक है, अगर 30 से ऊपर ज़्यादा है, 40% तक है, तो फिर आपको टाइडल वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी जब तक उसका जो प्रेशर है प्लेटू प्रेशर 30 तक ना आ जाए। तो टाइडल वॉल्यूम, लंग प्रोटेक्शन चेक किससे करेंगे? प्लेटू प्रेशर से। प्लेटू प्रेशर किससे चेक करेंगे? इंस्पायरेशन होल्ड बटन को 2 सेकंड तक दबा के प्लेटू प्रेशर चेक करेंगे। ठीक है जी, अपना लंग प्रोटेक्शन का पूरा हो गया। ठीक, मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ पी प्लेटो को, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, इसके बाद अपना आते हैं फिर रेस्पायरेशन रेट। तो रेस्पायरेशन रेट वाली जो बटन है वो किसके लिए होती है? CO2 रिमूवल के लिए। और CO2 रिमूवल का आप पता कैसे करेंगे? ABG में। ठीक है, आप ABG करिए, उसमें आप CO2 को रेंज देखिए। CO2 अगर ज़्यादा है तो फिर आपको क्या बढ़ाना है? रेस्पायरेशन रेट। जितना रेस्पायरेशन आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे उसका, उतना ही जल्दी CO2 रिमूवल हो जाएगा। CO2 रिमूवल के लिए ABG टेस्ट करते हैं, उसके अनुसार रेस्पायरेशन रेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो रेस्पायरेशन रेट वाली बटन CO2 रिमूवल के लिए, टाइडल वॉल्यूम वाली बटन लंग प्रोटेक्शन के लिए। अब ये आती है पीक फ्लो रेट। पीक फ्लो रेट वाली जो बटन होती है वो होती है पेशेंट कंफर्ट के लिए। ठीक है, तो पीक फ्लो रेट वाली इसको मैं वेंटिलेटर, जब मैं आपको बताऊंगा वेंटिलेटर चला के, उसमें मैं आपको बताऊंगा। उसमें ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है, प्रेशर का ऐसे करके, ये जो ग्राफ जो जहाँ पे होता है, ठीक, उसमें आपको बताऊंगा। इसमें थोड़ा समझ में नहीं आएगा राइटिंग में, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो इससे पीक फ्लो रेट से ही उसका पता लगाते हैं कि ऐसा तो नहीं, कई बार आपने देखा होगा वेंटिलेटर पेशेंट है, IPV मोड हमने लगाया हुआ है, अच्छी खासी RR भी उसको हम दे रहे हैं, और पेशेंट जो है फिर भी ऐसे सक करने की कोशिश कर रहा है, चूसने की कोशिश कर रहा है, और हवा उसको यानी फ्लो हंगर हो जाता है पेशेंट को, ऐसा लगता है उसको और ज़्यादा फ्लो की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर हम PFR वाली बटन को करते हैं। तो इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। उसमें पीक फ्लो रेट को थोड़ा सा ग्राफ आता है उसमें ऐसे करके, और वो थोड़ा सा एरिया नॉच्ड हो जाता है, उससे हमें उसका पता चलता है ग्राफ के द्वारा ही पीक फ्लो रेट का। ठीक है, इसके बाद FiO2 और पीप, ये 2 चीज़ें बची। पीप का मैंने आपको बताया था, अलविलाई को जो खोलने के लिए जो प्रेशर होता है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटिव प्रेशर, उसको पीप बोलते हैं। ठीक है, तो पीप और FiO2 का जो बटन है उनको एक साथ प्रयोग में लाते हैं ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, पहली बार पेशेंट जब इंटूबेट होता है तो हम उसको 100% पर FiO2 पर रखते हैं। पीप कोई भी 5-6 तक रख सकते हैं, 5 या 6। ठीक है, इसके बाद आपने उसको 30 मिनट तक ऑब्ज़र्व किया, 20 मिनट तक ऑब्ज़र्व किया, मॉनिटर आपका बता रहा है 100% सैचुरेशन है, तो आपको FiO2 जो है वो डायरेक्ट 40% पर करनी है। कई बार होता है कि हम जो है थोड़ा सा डर के उसको FiO2 कम करने की कोशिश करते हैं, 99 करेंगे, 98 करेंगे, 90 करेंगे, 80 करेंगे, और हमें क्या है कि मॉनिटर में अच्छा खासा दिखता रहना चाहिए कि 100% SpO2 हमें चाहिए। लेकिन जितना आप यकीन मानिए 21% से जो भी ऊपर का ऑक्सीजन जा रहा है, 30% से ऊपर का जो भी ऑक्सीजन जा रहा है, वो लंग्स को कहीं ना कहीं इंजरी करेगा ही करेगा, लंग्स को नुकसान करेगा ही करेगा। तो इसलिए FiO2 को 100% से डायरेक्ट 40% पे हम लेके आएंगे। अब सपोज करिए कि हमारा जो एम है, जो हमारा गोल है SpO2 को, वो आप 99 से 100 नहीं है, वो 88 से 94 होना चाहिए। 88%, 94% तक अगर वो FiO2 रहेगा
तो पेशेंट ठीक रहेगा। इसके अलावा आप ABG कर सकते हैं, उसमें आप O2 चेक कर सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन, कितना पार्शियल O2 उसमें है, उसके द्वारा ही सही से पता चलेगा। ठीक है। अगर फिर ये आपने 100% से 40% पर किया है FiO2 और पेशेंट का सैचुरेशन डाउन हुआ है, तो हम सडनली इसको नहीं बढ़ाएंगे, एकदम से 40% से FiO2 डायरेक्ट 90 तक नहीं कर देंगे। पहले हम पीप बढ़ाएंगे, फिर हम थोड़ा सा वॉच करेंगे, उसके बाद ऐसे करके इनको एडजस्ट करते हैं। तो ये आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया लंग प्रोटेक्शन के लिए। पीप इलेक्ट्रोफोरेसिस चेक करते हैं। रेस्पिरेशन रेट हो गया CO2 रिमूवल के लिए, ABG में चेक करेंगे। पीक फ्लो रेट जो है पेशेंट कंफर्ट के लिए होता है। FiO2 और पीप होता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये आपका वेंटिलेटर का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सब सही से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ परेशानी आती है या आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ गलत है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़। तो कमेंट करेंगे तो मुझे ही पता चलेगा कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। अगर लगता है इसमें कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी थोड़ी सी उम्मीद लगे कि हाँ, लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मैं सही जा रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। खुश रहिए, आनंद रहिए। थैंक यू।